जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपका एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और इसमें हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर और किस तरीके से मेडिकल होता है एयरफोर्स का। और तमाम जो क्वेश्चन है मेडिकल को लेकर वो सिर्फ इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्यारे साथियों। तो अंत तक आप देखना, क्योंकि मैं बिल्कुल उस स्टेप से शुरू करूँगा जहाँ से आपका मेडिकल शुरू होता है प्यारे साथियों। तो देखिए, सबसे पहले जब आप फेज टू क्लियर कर लोगे और उसके बाद में सीईओ साहब आपको बता देंगे कि भाई इन इन कैंडिडेट्स ने जो फेज टू है वो क्लियर कर लिया है ना। तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और वो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और फाइनल में जब आपको इस तरीके से एक कागज़ दिया जाएगा और इस कागज़ में आपको वो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो आपको ज़रूरी है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो प्यारे साथियों, कुछ इस तरीके से आपको एक पेपर मिलेगा और यही पेपर है जो आपको बताएगा इंस्ट्रक्शन ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ मेडिकल टाइम। अब इसमें आपको रिपोर्ट कहाँ करना है, कितनी बजे करना है, क्या क्या आपको करके जाना है, क्या नहीं करके जाना है, ये तमाम जो इसमें इंक्वायरी लिखी होती है। और आपको बताया जाता है कि इसके साथ में आपको अपना एक आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड लेके जरूर जाना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आधार कार्ड में जब पुरानी फोटो होती है तो थोड़ा सा मैच करने के लिए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मांग लेते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एक्स्ट्रा सेक्ट्रा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। कहीं ज़रूरी पड़ जाए आधार कार्ड में फ़ोटो मैच नहीं करे, या आपका जो थंब है वो एक थंब का जो साइन है वो नहीं माने वहाँ पर, तो कुछ दिक्कतें हो सकती है। इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट भी साथ लेकर जाना है। ये कागज़ आपको दे दिया जाएगा और इसमें आपको रिपोर्ट कब करना है वो बातें लिखी होगी और कहाँ पे करना है। जैसे ये मेरा जोधपुर का था और जोधपुर से जब जैसलमेर के लिए मेडिकल मिला था तो 6:30 बजे का टाइम था। सभी का यही रहता है मेरे अंदाज से। तो ये जो था 15 एफ जैसलमेर में था वो प्यारे साथियों। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं कि आपको क्लीन सेव करके जाना है ना, अपने हेयर को काट के जाना है, बाबा जी बनकर नहीं जाना है। तो इस तरीके से इसमें कुछ रूल्स लिखे गए हैं जिनको फॉलो करके जाना है। जैसे प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके जाना है, एक्स्ट्रा सेक्ट्रा इसमें लिखे हैं जो करके जाना है। इनमें एक बड़ा अहम रूल भी है, वो हमें फॉलो करना है। इसमें ऐसे भी लिखा गया है कि हमें 8 से 10 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। यानी कि आपका मेडिकल एग्जाम में जब आप 6:30 बजे एंट्री करोगे तो 6:30 से 8 घंटे बैग चलो, तो लगभग आप ऐसे मान के चलना कि शाम 8 बजे तक आप खाना खा सकते हो। उसके बाद में भी आपको खाना नहीं खाना है। खाना क्यों नहीं खाना है? तो प्यारे साथियों, खाना इसलिए नहीं खाना है ताकि जो आपकी फास्टिंग एक जांच होती है, यानी कि फास्टिंग का मतलब हो गया भूखे पेट आपकी एक जांच होती है जिसमें आपकी शुगर वगैरह चेक की जाती है। शुगर 2 प्रकार से चेक की जाती है, फास्टिंग से की जाती है और एक खाना खाए बाद में भी की जाती है। खाना खाने के 2 घंटे बाद में एक जांच होती है जो भी की जाती है और पहले भी की जाती है। तो आपको खाना खाकर बिल्कुल नहीं जाना है और 8 से 10 घंटे पहले ही आपको खाना खा लेना है। और ऊट पटांग चीज़ें नहीं खानी है जिससे मान लीजिए कि आपके पेट में खराबी आ जाए या किसी और प्रकार की दिक्कत आ जाए। इस तरीके का खाना नहीं खाना है। सिंपल खाना खाना है जो स्वास्थ्य के लिए सही हो और हमारे शरीर के लिए क्या भी हो, खराब नहीं हो प्यारे साथियों। तो इस तरीके का इंस्ट्रक्शन बस आपको लेकर जाना है। आईडी से चेक होगा, बाकी इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आपको वापस ये दे दिया जाएगा। प्यारे साथियों, अब बात जरूरी आती है कि हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक होगा। प्यारे साथियों देखिए, जो एग्जामिनेशन जिसमें आप अंदर जाओगे तो कुछ इस तरीके के आपको फॉर्म भरने होंगे। अब उन फॉर्मों में जब आपको एंट्री करवा दिया जाएगा, मेडिकल सेंटर में आपको एंट्री करवा दिया जाएगा। जैसे आप जैसलमेर गई तो वहाँ पर आपकी बस आएगी, एयरफोर्स की खुद की ही बस आएगी, वो आपको मेडिकल सेंटर के अंदर तक लेकर जाएगी। वहाँ पर आपको उतार देगी और उसके बाद में आपकी प्रोसेस मेडिकल एग्जामिनेशन की शुरू हो जाएगी। देखिए, कोई भी इस मेडिकल एग्जामिनेशन को हल्के में नहीं ले प्यारे साथियों, क्योंकि एक अहम रोल होता है। अहम रोल इसलिए होता है, एग्जाम दी, फेज टू क्लियर किया, इतनी मेहनत के बाद में जब बंदा यहाँ पर रहता है, मैं कह सकता हूँ कि ये जो दुख है वो बहुत बुरा होता है ना। लेकिन इसको सहना पड़ता है, क्या करें।
तो प्यारे साथियों, जब आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री हो जाएगी, उसके बाद में कुछ आपको फॉर्म भरवाए जाएंगे। वो फॉर्म क्या है? बेसिकली उस फॉर्मों में कुछ नहीं है, उन फॉर्मों में यही होगा कि आपने कभी सर्जरी वर्जरी तो नहीं करवाया, आपने किसी चीज का ऑपरेशन तो नहीं करवाया। तो देखिए, आप इसमें समझदार जरूर होंगे, आपको इसमें क्या करना है ये आप खुद समझते हो। आप उनको बता दोगे कि मेरा ये ऑपरेशन हुआ है, तो ये क्या सही होगा? नहीं प्यारे साथियों, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको वहीं पर रेस्ट्रिक्शन देकर आउट कर देंगे। तो इससे आपको बचना होगा। इसके लिए आप अपना जुगाड़ लगा सकते हैं, बाकी डरपना नहीं है। देखिए, उनसे डरपना नहीं है। जो भी होंगे, फौजी होंगे, कुछ भी होंगे, सम्मान करना है। हाँ, सम्मान आपको करना है, लेकिन उनसे डरपना नहीं है, ठीक है। देखिए, डरपना क्यों नहीं है? वो फौजी है, उनका काम है चेकिंग करना, पूरा का पूरा काम है। देखिए, हमारा काम क्या है? डिसिप्लिन बनाए रखना। अब डिसिप्लिन को नहीं बिगाड़ना है, बाकी उनसे डरने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल आप ना डरिएंगे तो भी अच्छा होगा। लेकिन जो आपको रूल, जो काम करने को दिया जाए वो प्रॉपर आप करते रहना, फॉर्म को भरते रहना, जो आपको कह दिया जाए वैसे करते जाना। तो इसमें सबसे पहले प्यारे साथियों, आपका जब ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके फॉर्म फिलअप कर लिए जाएंगे कि भाई आपको कोई सी बीमारी तो नहीं है, आपके पूर्वजों को कोई सी बीमारी तो नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उनमें आप नो नो करते चले जाना। देखिए, इसमें एक बड़ा पहले आपका होगा ब्लड का टेस्ट। उस ब्लड के टेस्ट में क्या होगा? सबसे पहले ब्लड का टेस्ट होगा, कपड़े आपके उतरवा दिए जाएंगे और सिर्फ अंडरवेयर में आपको रखा जाएगा प्यारे साथियों, है ना। सबसे पहले आपके सारे कपड़े उतरवा दिए जाएंगे, अंडरवेयर में लिखा जाएगा, चेस्ट नंबर आपके लिख दिया जाएगा, पीछे भी लिखा जाएगा, आगे भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ब्लड का जो टेस्ट होगा, सबसे पहले उसमें आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा। और आपको सबको पता है कि मिनिमम पुरुष के लिए 12 पॉइंट तो यूनिट तो होना जरूरी है। 12 से 18 तक चल सकता है, लेकिन किसी के कम हो जैसे 11, 10, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन देने की जरूरत है, पैर साथ ही उसके थोड़ा सा चांस बढ़ सकता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो 12 हो सकता है। किसी भाई साहब के 11 पॉइंट कुछ आ रहा है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम आ रहा है, 2 से 3 यूनिट कम आ रहा है, फिर प्यारे साथियों आपको एक पॉइंट जरूर मिलेगा हीमोग्लोबिन का। इसमें क्या होगा? तो बिल्कुल आपका खून कितना है, आपके शरीर में कितनी यूनिट खून है, तो 12 से 18 मिनिमम चाहिए, तो आपको रिक्वायर करनी पड़ेगी। उसके बाद में कुछ टीएलसी टेस्ट होगा, डीएलसी टेस्ट होगा और कुछ प्लेटलेट्स होगी। ये आपकी खून से रिकॉर्डिंग की है, जिनमें आपकी कुछ प्लेटलेट्स चेक होगी, भाई कितनी है प्लेटलेट्स, कुछ आपकी डब्ल्यूबीसी चेक होगी, आरबीसी चेक होगी, इस तरीके से होगी। उसके बाद में क्या किया जाएगा? उसके बाद में आपको कह दिया जाएगा कि भाई जाओ आप यूरिन करके आ जाओ। क्या करके आ जाओ? यूरिन करके आ जाओ, आप पेशाब करके आ जाओ। प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका यूरिन के बाद में उस यूरिन के टेस्ट में क्या होगा? तो उस यूरिन के टेस्ट में कुछ जांचें होगी। क्या होगी? कुछ जांचें होगी, जैसे यूरिक एसिड के बारे में पता चलेगा कि आपका जो एसिड है उसमें कितना यूरिन है, यूरिया है, और अलग अलग सेक्टरा चीजें जांच होगी। तो यूरिन टेस्ट हो जाने के बाद में आपको बोला जाएगा कि भाई जाओ नाश्ता करके आ जाओ। क्या करके आ जाओ? नाश्ता करके आ जाओ। पहले एक साथ सभी को नहीं भेजेंगे, जैसे 45 बच्चे हैं तो 45 में से 20 बच्चों को पहले नाश्ता के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद में 25 छात्र बच्चे हैं, उनका किसी और के लिए भेज दिया जाएगा। मान लीजिए कि इन 25 में से 5 को ईसीजी के लिए भेज दिया, 5 को किसी आई के लिए भेज दिया, 5 को ईयर के लिए भेज दिया, 5 को एक्सरे के लिए भेज दिया। इस तरीके से आपको 5-5 को ग्रुप में भेज देंगे और 20 को खाना खाने के लिए भेज देंगे। जैसे ही वो 20 आएंगे, फिर इन 25 को या 5-10 जो फ्री हो जाएंगे उनको भेज देंगे, और फिर जो आए उनको धीरे धीरे उनका करने लग जाएंगे। सभी चीज़ों पर बात करेंगे कि एक एक, लेकिन पहले बताना है कि 5-5 को इस तरीके से भी भेज देते हैं, 7-7 को एक साथ नहीं भेजते, क्योंकि इतनी जगह वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो और ये काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर पहले खाना वहाँ नाश्ता के लिए भेजेंगे, फिर खाना खाने के लिए भेजेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और इसी टाइम को सेव करने के लिए इस ग्रुप में बांटते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब खाना खाकर आ जाएंगे, वो साथियों का होगा ब्लड शुगर। क्या होगा? ब्लड शुगर की जांच हो जाएगी। पहले भी हो गई जो फास्टिंग की हुई, उसके बाद में और होगी, फिर जो खाना खाने के बाद में होगी वो ब्लड शुगर की जांच होगी। इसमें ही पोस्ट प्रेंडियल का भी टेस्ट होगा, वो खुद ही कर देंगे, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ कौन से पॉइंटों की जांच होती है। फिर आपका देखिए सीरम कोलेस्ट्रॉल देखा जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है खून का ज्यादा होना। कोलेस्ट्रॉल, जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा खून उतना ही ज्यादा होगा, जितना कम कोलेस्ट्रॉल होगा खून उतना ही पतला होगा। तो कई बार क्या होता है कि कई साथी ओके कोई दवाई चल रही होती है तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, या आप देखते होंगे कि कई साथी जो ईस्ट वेस्ट के आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट हो गया, उधर
उधर वाली साइड में क्या है, थोड़ा सा मीट मछली ज़्यादा चलती है, तो उनसे जो मांस होता है एक तरीके से उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत पाया जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे कोलेस्ट्रॉल अगर बात की जाए तो हमारी एज में जो यंग एज है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, लेकिन धीरे धीरे जब अवस्था बूढ़ी होती चली जाती है ना, ओल्ड एज होते चले जाते हैं, वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हुआ चला जाता है। बाकी कोलेस्ट्रॉल का किसी को शायद ही पॉइंट मिले, सीरम कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल चेक होगा। बाकी ये कितना होना चाहिए, तो प्यारे साथियों कोलेस्ट्रॉल है तो ये ऐसे मान के चलिए कि 140 के लमसम होगा तो अच्छा रहेगा, और कम भी होगा तो सही रहेगा। आरएफटी, फिर प्यारे साथियों आपका आरएफटी टेस्ट होगा। आरएफटी टेस्ट की बात करें तो रीनल फंक्शन टेस्ट होगा। रीनल फंक्शन टेस्ट कहाँ से होता है प्यारे साथियों, आपका जो यूरिया का टेस्ट किया गया था उसी में आरएफटी होता है, उसी को बोलते हैं आरएफटी। आरएफटी का मतलब होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। ये आपके गुर्दे को जांच करेगा। गुर्दे की कैसे जांच करेगा भाई, तो गुर्दे की जैसे यूरिया ले लिया तो उससे पता करेगा कि क्या कितना फिल्टर हो रहा है, किडनियों में हमारी जो किडनीज हैं उनमें कोई खराबी तो नहीं है, वो फिल्टर तो कर पा रही है क्या, जो हमारा यूरिया है उसको फिल्टर तो कर पा रही है क्या। ऐसे इसमें किडनी संबंधित, गुर्दे संबंधित ऐसी क्या देखी जाती है, जांचें देखी जाती है ना। इनसे शक हो जाता है। देखिए अगर आपकी किडनी सही फिल्टर नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें खराबी है, कहीं ना कहीं किडनी डैमेज है। तो इस तरीके से अगर उनमें थोड़ा सा पॉइंटों में डिसमैच होता है तो फिर वेरिएशन देखने को मिलता है, तो ये माना जाता है कि किडनी गुर्दा थोड़ा प्रॉब्लम में है, फिर आपको ये पॉइंट मिल सकता है। और इसी में एक टेस्ट होता है क्रिएटिनिन का, है ना, तो वो भी आरएफटी के अंदर ही आता है, रीनल फंक्शन टेस्ट। उसके बाद में होता है प्यारे साथियों एलएफटी टेस्ट। एलएफटी टेस्ट क्या होता है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी टेस्ट को बोला जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट प्यारे साथियों। और इसमें आपका जो ब्लड आपका बेसिकली ये सभी है वो ब्लड की ही जांचें हैं, ब्लड से ही की जाती है। जैसे आरएफटी हो गया, एलएफटी हो गया, तो एलएफटी में जैसे बिलिरुबिन चेक होता है। बिलिरुबिन क्या होता है, तो पीलिया जैसा ही एक सिम्टम देखने को मिलता है इसमें वही है, पीलिया जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी आंखें पीली नहीं होती है। क्या नहीं होती है, आंखें पीली, नाखून पीले ऐसे नहीं होते हैं। बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो एक को हाइपर बिलिरुबिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, हाइपर बिलिरुबिन का पॉइंट दे दिया जाता है। ये नवजात जो बच्चे होते हैं, जैसे 2-4 दिन का बच्चा, तो उसमें बहुत ज्यादा होता है, हमारे में नहीं होता, किसी कारणवश हो जाता है। कई बार शरीर की जो सिस्टम है वो काम नहीं करते हैं, फंक्शन पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं, तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है। उसके बाद में इसमें ही एसजीओटी होता है, एसजीपीटी होता है। तो ये लगभग 30 से 40 के बीच में है एसजीओटी, एसजीपीटी, तो आपका सही है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं एकदम ब्रीफली बता रहा हूँ, ये चीज़ें हैं जो आपको, देखिए ये चीज़ें पूरी बताने का लॉजिक ये है कि आपको दैनिक जीवन में जरूर काम आए। आप जानें कि एसजीओटी क्या होता है, एसजीपीटी क्या होता है, आप इन चीज़ों को और पढ़ेंगे तो अपने शरीर के बारे में बेहतर जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्यारे साथियों रेडियोग्राफ चेस्ट होता है। क्या होता है, रेडियोग्राफ चेस्ट। रेडियोग्राफ चेस्ट का मतलब है कि आपको एक जैसे 5 से 7 बंदों को लेकर चला जाएगा एक कमरे में, और उसके अंदर आपको सीधा खड़ा करने को वे पोजीशन दे देगा, भाई इस पोजीशन में खड़ा रहना है। पीछे से एक्सरेज गुजारी जाएगी, क्या गुजारी जाएगी, एक्सरेज गुजारी जाएगी, और फिर आपका एक्सरे लिया जाएगा। कहां से कहां तक का लिया जाएगा, तो बिल्कुल आपके चेस्ट की अपर बॉडी का लिया जाएगा। यहाँ पे चेस्ट का लिया जाएगा कि चेस्ट में किसी प्रकार का डिसऑर्बिडेंस तो नहीं देखने को मिल रहा है, ऊपर नीचे तो चेस्ट नहीं है ना, किसी प्रकार की कोई हड्डी फड्डी तो नहीं टूटी हुई है। इस तरीके का एक टेस्ट होता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है, और इसमें कम ही साथियों को क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है। हाँ, जिनका थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा उनको देखने की इसमें जरूरत हो सकती है। तो आपका ये चेस्ट हो गया, है ना। उसके बाद में प्यारे साथियों आपकी अगर बात करें तो डेंटल, देखिए डेंटल हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, ये वैसे टेस्ट है जो पहले ही चेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पहले भी चेक हो जाते हैं, या बाद में भी चेक हो सकते हैं, किन्हीं साथियों के बाद में भी चेक हो जाते हैं। हार्डली जो डेंटल का टेस्ट होता है उसमें 22 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं, 22। अगर किसी कारणवश आपके 2-3 दांत खराब हैं तो फिर आपके थोड़े कम पॉइंट मिलेंगे, और मिनिमम अगर आपने 14 नंबर आपने गेन कर लिए 22 में से, तो बिल्कुल आप इसमें डेंटल की प्रक्रिया में बिल्कुल फिट हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा यह है कि थोड़ी सी दांतों की सफाई करा के जाना, थोड़े से कानों के ईयरवेक्स निकाल के जाना, क्योंकि ईयरवेक्स ऐसी चीज है यार, जब एक बार पॉइंट दे दिया फिर आपको करवानी पड़ेगी, और करवाने के बाद में फिर आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। तो इस चीज से बचिए, इन चीजों को यहीं पे आप लगा दीजिए। आप देखिए, एक तो आप क्या करवा सकते हैं, डेंटल चेक करवा सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करवा सकते हैं, आप
ईयर वैक्स निकलवा सकते हैं। ये 2 काम आप जरूर करवा के जाइए, बाकी मैं नहीं बोलता हूँ, अगर करवाएंगे तो भी, नहीं करवाएंगे नहीं तो भी। अगर पहले ये सभी जांचें अगर जाकर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में करवा लें तो आप निस्वस्थ आप वहाँ पे जा सकते हैं बिना कुछ डरे, और बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर डर गए तो फिर मान लीजिए कि जब हार्ट बीट आपका ईसीजी होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, डरना नहीं है ना। अगर आपके पास में अगर वो सरकारी हॉस्पिटल है तो आप बिल्कुल करवा के जा सकते हैं, वरना इनमें इतना नहीं होता है, ये कम ही रहते हैं। ब्लड वाली जांचें में थोड़ी गड़बड़ी कमी मिलती है, जो मिलती है वो जैसे ईसीजी में हो गया इस तरीके से मिलती है। तो ईसीजी में प्यारे साथियों, ईसीजी को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। डेंटल में आपको 14 मिनिमम नंबर चाहिए, कितने में से 22 में से, है ना। 1-2 दांत अगर खराब है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नंबर कट जाएंगे, आपको 14 तक मिल जाएंगे। ज्यादा ही खराब है तो फिर आपको मिल सकते हैं। अच्छा, डेंटल में एक और देखा जाता है पॉइंट, एक होता है अपर बाइट, एक होता है लोअर बाइट। अपर बाइट का मतलब थोड़ा दांत इस तरीके से बाहर निकले होते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से, और लोअर बाइट का मतलब इस तरीके से। लोअर बाइट का मतलब है इस तरीके से अंदर जाए होंगे, अपर बाइट का मतलब होता है दांत ऊपर वाले इस तरीके से निकले होंगे, या नीचे वाले इस तरीके से निकले होंगे। तो इस तरीके से निकलना ही आपका अपर बाइट होता है। प्यारे साथियों देखिए, एक सिस्टम होता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, अगर मेरे दांत इस साइज में है कि मैं खाना ही अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपन अगर चबा ही नहीं पा रहे हैं तो क्या देश की सेवा कर सकते हैं? कर तो सकते हैं प्यारे साथियों, लेकिन फौज ये नहीं मानती कि आप नहीं कर सकते। बिल्कुल हम कर सकते हैं फौज, देश की सेवा में दांतों का क्या रोल है। हम अभी भी तो खा रहे हैं खाना, अभी भी तो खाना खा रहे हैं, उस समय खा लेंगे। तो फिर भी ये फौज नहीं मानती है, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो चेक करने के। तो इनमें आपको अपर बाइट लोअर बाइट किसी के है तो प्यारे साथियों वो तो अब क्या ही कर सकता है, लेकिन जब उसको री मेडिकल मिले तो इस शायद नहीं, आपका डी मेडिकल में मैक्सिमम 99 चांस है कि आपके अपर बाइट लोअर बाइट है तो आपके क्या हो जाएंगे, पॉइंट टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पॉइंट टूट जाएंगे। लेकिन अगर नहीं टूटते हैं, मैं कह रहा हूँ 1-2 ही बच्चे बचेंगे जिनके नहीं टूटते हैं, अगर वो उनके नहीं टूटे तो फिर आप नेक्स्ट बार क्या करवा लेना, भाई साहब दांतों की तारबंदी करवा लेना। अब देखिए, जो डेंटल की तो हुई बात, अब आई का क्या है, तो आई में 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है थर्ड डिस्टेंस, यानी कि दूर से आपको दिखाया जाता है, 6 मीटर दूर से आपको दिखाया जाता है, और नीचे वाली लाइन आप देख पाते हो, दोनों आंखों से इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। तो अगर आपकी आंखें क्या है, पूरी की पूरी सही है। अगर नियर विजन की बात करें तो नियर विजन में बस इतनी ही दूर से दिखाया जाता है। और अगर बात करें कलर विजन की, तो कलर विजन में क्या होता है कि एक धब्बा धब्बा सा होता है, उसके अंदर ही अक्सर लिखे होते हैं। ये जन्मजात रोग होता है, ये बहुत कम के ही होता है कलर विजन, है ना। तो इसमें स्टैंडर्ड 2 का कलर विजन इसमें शामिल होता है। किसका? स्टैंडर्ड 2 का इसमें कलर विजन शामिल होता है, जिसमें अक्सर भी आते हैं और कुछ इस तरीके से डिजाइन आती है, जैसे एक सनेक सांप मंडा हुआ है इधर उधर, तो उस पर क्लिक करना होता है, बता देना होता है। आप देख सकते हैं कलर विजन, आप इंटरनेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं प्यारे साथियों, है ना। थर्ड डिस्टेंस में क्या होता है कि देखिए, कहीं कहीं पर तो कई बार तो क्या करते हैं, इंग्लिश वाले ही पढ़ा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी शक हो गया, मान लीजिए कि थोड़ा सा भी उनको शक हो गया कि नहीं भाई, तो फिर वो क्या करेंगे, हिंदी वाले पढ़ा लेंगे। और फिर अगर हिंदी वाले में किसी शादी के तुक्के लगे तो फिर क्या करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले पढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार थर्ड डिस्टेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है प्यारे साथियों। थोड़ा सा ये है कि इस आंख को थोड़ा क्या नहीं करना है, बंद नहीं करना है। वो आंख को ऐसे करेंगे तब आपको बंद नहीं करना है, बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या हो जाती है, आंख स्लो पड़ जाती है। आपको बंद नहीं, खुली रखनी है, लेकिन ऐसे ढकनी है ना, ऐसे अंदर से बंद नहीं कर लेनी है। अंदर से बंद कर ले तो 5-4 सेकंड का रेस्ट ले लेती है आंख, जिससे फिर क्या होता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बाकी अगर आपको किसी भी मान लीजिए कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर से। देखिए, ये फालतू के ड्रामेबाज नहीं चलेंगे वहाँ पर कि आंख तो ज़्यादा खराब है, लेकिन अगर आपने उसको डॉक्टर से बातें करके सही लिखवा के ले गए तो फिर अगर उनको पता चल जाएगा प्यारे साथियों, है ना, वो रोज करते हैं। तो वैसे फालतू के ड्रामेबाज तो चलेंगे नहीं, अच्छे से आप बनवा के लेके जाना, जितनी है उतनी बनवा के लेके जाना। आप हो सकता है कि अगर आपने वहाँ पे थोड़ा सा अगर आपका सही है भाई, जितना आपने लिखा है उतना ही आपको वहाँ पे हो रहा है, शो हो रहा है, तो सही है। अगर कोई ज़्यादा शांति करने लग जाता है ना यहाँ पर, तो दिक्कत हो सकती है। कई साथी क्या होते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन ही बनवा के लेके जाते हैं, तो आप बिल्कुल इंस्ट्रक्शन तो बनवा के लेके जाना ही पड़ेगा आपको, और सरकारी हॉस्पिटल हो तो बेटर हो सकता है। बाकी अगर बात करें ईयर की, तो ईयर में 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक तो कहीं का ऑपरेशन तो नहीं हुआ, एक ईयर वैक्स का होता है, उसी के अंदर पर्दे का भी जांच हो जाता है। और तीसरा है प्यारे साथियों, 6 मीटर की डिस्टेंस से आपको सुनाया जाता है। एक बोलेगा आपको, जैसे धीरे आवाज में बोलता है, एक आपके कान के पास में कुछ इस तरीके से पेन चलाएगा, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा
धुन धुन सुनाई देगी, है ना, बेस सुनाई देगा। तो फिर उसमें आपको सुनना पड़ेगा 6 मीटर दूर से। ऐसे बोलते हैं उसमें 5 4 इस तरीके से वो बोलते हैं ना। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल आप अगर सही सुन पा रहे हैं तो कोई नॉर्मल ही पॉइंट होगा। उसके बाद में आपका क्या होगा, देखिए ये हो जाने के बाद में आपका ईसीजी भी होता है, पॉइंट बीच में भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ईसीजी में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए ईसीजी जो टेस्ट होता है प्यारे साथियों, उसमें कुछ चीजें चेक की जाती है, जैसे आपकी हार्ट रेट चेक की जाती है। ईसीजी एक मशीन होती है जो आपके शरीर के विभिन्न पार्टों में लगा दी जाती है, टांगों में लगा दी जाती है, आंगुलियों में लगा दी जाती है, यहाँ पे लगा दी जाती है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ईसीजी जब करते हैं तो कुछ बूंद हमारे शरीर पर लगाया जाता है, हमारे हाथों पर भी कुछ बूंद लगाया जाता है, कोई मशीनें चिपकाई जाती है। तो वो बूंद आपको हाथों हाथ, जब आपकी ईसीजी कंप्लीट हो जाए आप हाथों हाथ धो लेना, क्योंकि वो क्या होता है, बूंद थोड़ा फिसलन होता है, उसको हाथों पर लगाए रखे या फिर मसलते रहेंगे तो फिर प्यारे साथियों पसीना आता है। क्या आता है, पसीना। और फिर आपको जो पसीने वाला जो पॉइंट है वो मिल जाएगा, एक्सरसाइज करवाएंगे तब आपको जूठा सांसा। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ साबुन से हाथ धोकर आ जाना, वहां पर पूरी व्यवस्था होती है। तो जैसे ईसीजी हो रहा है तो उसमें आपकी हार्ट रेट चेक की जाएगी। भाई लगभग 72 हार्ट रेट होती है, तो आपकी 80 हो सकती है, लेकिन आपकी 100 नहीं हो सकती। अगर 100 हो गई प्यारे साथियों डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इसी में मैं पिछली बार रहा था, मेरी 100 हो गई थी और मैं इसमें क्या हो गया था, आउट हो गया। लेकिन खास बात यह है कि जब मेरे को ईसीजी का पॉइंट मिला था तो हार्ट रेट को लेकर नहीं मिला था, मेरे को एक वेव, इसमें प्यारे साथियों 6 वेव्स होती है। क्या होती है इसमें, आप एक ईसीजी की जब आपने देखी होगी एक रिपोर्ट, तो उसमें 6 वेव्स आती है, अलग अलग वेव्स आती है। उसमें किसी का टी वेव नाम होता है, किसी का पी वेव नाम होता है, किसी का क्यू वेव नाम होता है, इस तरीके के वेवों का नाम होगा। मेरे जो टी वेव थी उसका थोड़ा इन्वर्जन आया था और इसी इन्वर्जन का मुझे दिया गया था। लेकिन जब मेरी री मेडिकल के अंदर जांच हुई थी प्यारे साथियों, तो मेरा जो हार्ट रेट है वो 100 आ गया था, और 100 आने पर 72 से 100 आना यानी कि 30 बढ़ गया था किसी कारणवश। तो फिर क्या हुआ था, मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसमें हृदय की लय देखी जाती है कि किस प्रकार हृदय बार बार लय कर रहा है, हृदय की संरचना भी इसमें आ जाती है, और हृदय की मांसपेशियों की कैसी स्थिति है। भाई जैसी स्थिति होगी वैसा अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जैसी खराब स्थिति होगी मांसपेशियां वैसा ही क्या होगा, खराब रिस्पॉन्स होगा। बाकी अगर टी वेव की बात करें तो इसमें टी वेव होती है, किसी को इसका इन्वर्जन हो जाता है, किसी को क्यू वेव का इन्वर्जन होता है, किसी को पीआर सेगमेंट का इन्वर्जन हो जाता है, किसी को एसटी, इसमें सेगमेंट भी होते हैं ना, उन सेगमेंट का हो जाता है, किसी को क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का भी इसमें मिलता है। बाकी आपका एक बीपी टेस्ट होता है, उसमें बीपी चेक की जाती है। तो देखिए अगर बीपी 140 आपकी मैक्सिमम आ रही है ना, 80 से 120 होनी चाहिए, लेकिन 140 भी आ रही है तो आपको पास कर देंगे, और 75 70 भी आ रही है मिनिमम तो भी आप पास कर दोगे। तो बीपी का इतना इश्यू नहीं रहता, इसी में एक सीवीएस पॉइंट रहता है, सीवीएस, तो वो भी एक बीपी का ही पार्ट है जो थोड़ा सा बन सकता है कॉम्प्लेक्स अगर पहले से ही कोई ऐसी बीमारी हो तो, वरना नहीं है। अगर देखिए इनके थोड़े से अगर आपके अभी बीपी ज़्यादा बन रही है तो आप डॉक्टर से अभी संपर्क कर सकते हो। कुछ टेबलेट्स भी आती है जिनसे आपकी बीपी कम हो सकती है। अगर पहले से बीमारी अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी नॉर्मल ही आएगी। बाकी बीपी का इतना रोल नहीं रहता है। ईसीजी में थोड़ा सा क्या करते हैं हम, ईसीजी में हमें सुवाना जाता है ना, स्लिप कराया जाता है, और स्लिप कराने के बाद में हम थोड़ा सा उसमें क्या हो जाते हैं, सांसों को जैसे थोड़ी देर से लेना शुरू कर देते हैं, जैसे फिर कई बार बीच में ही रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, प्रॉपर हमें सांस लेते रहना है, जिससे ये सभी जो वेव्स है वो लगातार क्या रहे, रिदम में रहे और चलती रहे। जैसे ही हमने सांस को बंद किया वैसे ही हृदय का क्या हुआ, एक तरीके से थोड़ा सा डिसएविडेंस हो जाता है, और कोई सी भी वेव क्या हो जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे ही घूम जाती है, जिससे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही खराब हो जाता है। तो इसमें आपको प्रॉपर सांस लेना है, ज्यादा न तेज लेना है न धीरे लेना है, आराम से लेना है आपको ईसीजी में। बाकी इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये पूरी की पूरी बातें हो जाती हैं। उसके बाद में प्यारे साथियों ये आपका काम हो गया। अब देखिए मेडिकल हो गया, अब आपको 2-3 घंटे 4 घंटे, कई साथियों को 4 घंटे, जिनका पहले हो जाता है 4 घंटे, जिनका चल रहा होता है उनको 2 घंटे आपको बैठा दिया जाता है, भाई बैठो, है ना। बीच में आपका क्या हो जाता है, बीच में ही आपका खाना भी हो जाता है। पहले नाश्ता होता है, उसके बाद में आपका जांच हो जाता है ना शुगर का दोबारा, उसके बाद में 2 से 2.5 घंटे यानी कि लगभग 12 से 1 बजे आपको क्या करवा दिया जाता है, खाना मिल दिया जाता है। उसके पैसे लिए जाते हैं, खाना बहुत अच्छा मिलता है, फर्स्ट क्लास मिलता है, नो डाउट आपको बेस्ट खाना मिलता है। ये सब काम हो जाने के बाद में लगभग 5 से 6 बज जाती है।
और फिर क्या होता है कि आपका फाइनल रिजल्ट आता है। जो साथी देखिए अगर मेडिकल में पास हो गए तो उनको ग्रीन कार्ड मिलता है, जो फेल हुए उनको क्या मिलता है, रेड कार्ड। रेड कार्ड वालों के पास क्या होता है अभी बताऊंगा। जो साथी अगर मान लीजिए कि मेडिकल में अनफिट हुए हैं तो उनको क्या कह दिया जाता है, उनके चेस्ट नंबर बोल दिया जाता है कि भाई ये अनफिट हुए हैं, और फिर उनको कह दिया जाता है भाई आपको एक ई मित्र पर जाना है और एमआरओ आपको भरवाना है। एमआरओ 40 रुपए का आपको एमआरओ भरवाना पड़ेगा, है ना, आपको एक रसीद कटवानी पड़ेगी। तो उसके बाद में नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे वापस रिपोर्ट करना होगा वहीं पे जहाँ पे आपका मेडिकल हुआ था। वो आपको टाइम बता देंगे कि इतनी बजे हमारी बस आ जाएगी, वहां पर सभी को लेकर फिर आप आ जाना। फिर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन करवाए जाते हैं, और फिर दूसरे दिन जब आपको एमआरओ लेकर आना होता है उस दिन भी आपसे कुछ फॉर्म भरवाए जाते हैं, और फिर आपको मिलता है री मेडिकल डेट। तो री मेडिकल डेट्स में से जैसलमेर वालों को तो जोधपुर मिलता है, अगर आप गुवाहाटी से हो तो आपको तेजपुर में तो आपका मेडिकल होता है। उसके बाद में री मेडिकल कहाँ होता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जोधपुर का मैं बता सकता हूँ, जैसलमेर में आपका मेडिकल, उसके बाद में री मेडिकल आपका जोधपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा। तो आपको 40 रुपए का ये देखिए रसीद निकलवा के लाना है। इसका आपको फोटोकॉपी नहीं निकलवाना, प्रिंट निकलवाना है, और प्रिंट वहां पर जमा कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट आपके पास में क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। और ये बेसिकली एक एयरफोर्स के लिए कटवाना होता है, इसमें आपका नाम पता चाहिए होता है, और कुछ नहीं 40 रुपए का ईएमआर कटवाना होता है। जो कहाँ से कटवाया जाता है तो प्यारे साथियों, ये ऑफिस ऑफ द एओ डेड मोड न्यू दिल्ली के नाम पर कटवाया जाता है। वो आपको इस चीज के बारे में बता देंगे कि कैसे और कटवाना है, यानी कि मोबाइल पर भी आप कैसे काट सकते हो, तो ये आप मोबाइल पर भी काट सकते हो। बस दूसरे दिन आपको रिपोर्ट करना होता है। अगर प्यारे साथियों, तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही आपके पूरी हो गई उसके बाद में आपसे कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है। जैसे अगर बात की जाए कुछ एक्सरसाइजों में, जैसे वेरिकोज, किसी एक्सरसाइज करते हैं तो किसी की वेरिकोज में जो पैरों में जो नसें आ जाती है वो आ जाती है तो उनको वो पॉइंट मिल जाता है। कुछ कोई चलने में कोई दिक्कत होती है तो उनके वैसे पॉइंट मिल जाता है। पसीने का किसी को पॉइंट मिल जाता है। ये तमाम पॉइंट है जो उनको मिल जाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं है। जैसे हाथों में अंदर बेंड है तो भी थोड़ा चल जाता है, कोई दिक्कत वाली इश्यू नहीं होता। बहुत हद से ज्यादा है तो बेंड चल सकता है। जैसे अगर आपके हाथ इस तरीके से, आपको कोई पॉइंट नहीं होगा, फिर आपको इस तरीके से करवाया जाएगा प्यारे साथियों। तो अगर इसमें नॉर्मल कंपन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हद से ज्यादा ऐसे कंपन है तो आपको बिल्कुल पॉइंट मिल सकता है। बाकी इसमें कोई चांस नहीं है, आपको ये दे दिया जाएगा नेक्स्ट दिन। और जो साथी पास हो गए हैं उनको ग्रीन कार्ड मिलता है, और जो ग्रीन कार्ड मिलता है प्यारे साथियों उसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भाई आपको अब सावधानी बरतनी है, आपको अब अच्छे से काम करना है, और अब आप है ना आपका वापस से मेडिकल होगा जब आप ज्वाइनिंग के लिए आएंगे। जो कैंडिडेट पास होंगे उनको इस तरीके से आपको कह दिया जाता है प्यारे साथियों। तो ये सभी की सभी जो रणनीतियां थी वो आपको मेडिकल के लेकर इश्यू थी। शायद अब मेडिकल का कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा। देखिए जो जिन साथियों को पॉइंट मिलता है वो मिनिमम जो पॉइंट होता है देखिए वो टूटने वाला होता है, लेकिन रीमेडिकल मिलने के बाद में कम ही चांस होते हैं थोड़े पॉइंटों को टूटने के, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही छटनी हो जाती है प्यारे साथियों। और मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है तो बिल्कुल आर्मी लेवल स्टैंडर्ड रख दिया जाता है। ठीक है, तो बात यह है कि आप अगर फर्स्ट चांस में हो जाते हो तो आप लकीली हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन रीमेडिकल में बहुत कम चांस हो जाते हैं आपके पॉइंट टूटने के। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ जो बहुत चीज़ें हैं, जब ईसीजी करेंगे तो जो बूंद होगा उसको आपको धो लेना है, वरना कहीं ना कहीं आपके जो पसीना वाला पॉइंट है वो गलती से भी मिल जाएगा प्यारे साथियों। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। जो भी मेडिकल से रिगार्डिंग जो भी हमारी डिटेल्स थी वो कंप्लीट हो जाती है। हम मिलते हैं प्यारे साथियों किसी नई टॉपिक को लेकर, पीएफटी को लेकर मिलता हूँ, और पीएफटी विद लाइव करेंगे, है ना, विद लाइव सेशन देखेंगे कि किस तरीके से पीएफटी होता है। तब तक जय हिंद प्यारे साथियों।